नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 5 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज सुमित सर अमृतसर ट्रैवल पे हैं, तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। एक रहेगा राइट टू वोट से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन फॉर रेजिलियंट सिटीज। अर्बन सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल रहेगा। तो दो आर्टिकल से देखते हैं इनको वन बाय वन डिटेल में। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। क्योंकि अभी आपको पता है एसआईआर की प्रोसीडिंग डिफरेंट स्टेट्स में चल रही है, बिहार में ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि राइट टू वोट जो है उसका लीगल स्टेटस क्या है। इसको आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो, स्टोरी की अभी तक बात करें तो बिहार में अभी असेंबली इलेक्शंस हुए और उसके पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया इलेक्टोरल रोल का, जिसमें मेन था टारगेट कि भाई एक्चुअल में इंडियन सिटीजन्स कौन है जिनका अभी नाम है वोटर लिस्ट में, और जो लोग इलीगली आकर के एक गलत तरीके से अपनी वोटर आईडी बनवा करके और फिर एनरोल हो रखे हैं। तो जो इलीगल हैं उनको एलिमिनेट करने का ये प्रोसेस है एक तरीके से। तो बिहार में जब ये प्रोसेस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के एक चैलेंज गया, केस गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई अभी चल रही है। तो इसी दरमियान एक सवाल उठता है कि राइट टू वोट की जब बात आती है कि हमारे देश में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग राइट को लेकर के जब डिस्कशंस होने थे तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात हुई कि भाई हमारे देश में जो भी सिटीजन होंगे उनके लिए हम एक कट ऑफ एज क्राइटेरिया रखेंगे, और उस एज क्राइटेरिया को जो भी क्रॉस कर देगा उसको डायरेक्टली वोट देने का अधिकार होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस स्टेट से है, किस कास्ट से है, क्या जेंडर है, कुछ भी है, ऐसा मैटर नहीं करेगा। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस पे मिनिमम डिबेट किया गया था, ठीक है, और सबने बोला यस। पहले 21 साल उम्र हुआ करती थी कट ऑफ के लिए, अभी 18 साल है, ये आपको ध्यान है। लेकिन अभी हमें यह समझना होगा कि राइट टू वोट का स्टेटस क्या है। देखो, जब राइट टू वोट स्टेटस की हम बात करें ना, तो स्टेटस से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स को समझने की जरूरत है। और जनरली हम 4 तरीके के राइट्स की बात करते हैं। एक तो होता है नेचुरल राइट, मतलब आप प्रकृति के हिस्से हो, तो प्रकृति के हिस्सा होने के चलते आप लोगों को कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो कि इनहेरेंट होते हैं, इनएलिनेबल होते हैं। मतलब आपने जन्म ले लिया तो आपको अधिकार मिलेंगे और आपसे वो कोई छीन भी नहीं सकता। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये जनरल राइट्स हैं जो कि एक तरीके से नेचुरल राइट्स के अंडर में कंसिडर किए जाते हैं। ध्यान रखें कि कुछ राइट्स, जैसे हमारे यहां पर नेचुरल राइट्स की बात करें, है ना, तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी ये आपको फंडामेंटल राइट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि नेचुरल राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली एनफोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनको थोड़ा लीगल बैकिंग देने का एक प्रोविजन रखना होता है। तो नेचुरल राइट्स जनरली आपको ध्यान रखने हैं कि जो जन्म के साथ में ही आपको मिल जाते हैं, या फिर ये कहो कि प्रकृति के हिस्से हो तो आपके वो अधिकार है, जैसे जिंदगी जीने का और एक अच्छी जिंदगी जीने का, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो। दूसरा आपका अधिकारों का प्रकार होता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इसमें आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इससे संबंधित प्रोविजन है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी। इसमें सीधा सा ये प्रोविजन है कि किसी भी तरीके से ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो कि इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। मतलब ये कि आप सिटीजन्स की प्रोटेक्शन की बात करते हो, उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हो इन राइट्स के अंडर में। और अगर इन फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे भी वायलेशन हो तो आपके पास में आर्टिकल 32 जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविजन है, रिट्स का प्रोविजन है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटा सकते हो। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके पार्ट 3 के बेसिस पे, जिनको हम देखते हैं, जो कि एक सिटीजन होने के नाते मिलते हैं। आ जाइए फिर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये देखो वो अधिकार हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए नहीं है, लेकिन पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है उसके बाहर मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड, नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये ऐसे अधिकार हैं जो कि आपको दिए हुए हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोल दिया गया। ये वो राइट्स हैं जो कि या तो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर यूनियन,
मतलब ये पार्लियामेंट या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उनके द्वारा कोई लॉ बनाया जाएगा, तभी इन लॉज, इन राइट्स का रेगुलेशन हो पाएगा। अदरवाइज इन राइट्स को आपका कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इन केस अगर इन राइट्स के साथ में कोई छेड़छाड़ होती हुई दिखे तो आपके पास में सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा है, वहां जाकर के आप आर्टिकल 226 के आधार पर गेट खटखटा सकते हो और यह देख सकते हो कि जो भी लॉज चल रहे हैं उन लॉज के बेसिस पर कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके आधार पर प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हाई कोर्ट्स की रिट वाला प्रोविजन है वो आर्टिकल 226 के आधार पर है, जो कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 उससे भी ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि यहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब कि आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अधिकार हमारे हैं उनको लेकर के भी आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में जाकर के। जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर दूसरे लीगल राइट्स की बात आए तब आपके पास में हाई कोर्ट का रास्ता रहता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बट हाई कोर्ट के पास में आपके फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन सब से संबंधित आप अपना केस दायर कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास में रिट ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और फिर बाद में आता है आपका चौथा तरीके का राइट, दैट दीज आर स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स। जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, उसके आधार पर आपको कोई अधिकार मिले। जैसे कि राइट टू वर्क है, वो नरेगा के आधार पर मिला हुआ है। राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मिला हुआ है। राइट टू सब्सिडाइज्ड फूड की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी लॉज पास किए गए हैं और उन लॉज के बेसिस पर आपको अधिकार दिए गए। तो ये हो गए आपके स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट्स। इनको भी देखें तो लीगल प्रोसेस के थ्रू आप एनफोर्स करवा सकते हो। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि इस तरीके से चार तरीके से हम राइट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि यहां पर हम जब राइट टू वोट की बात करते हैं तो वो क्या, उसका क्या स्टेटस है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 जो है वो हर एक सिटीजन को राइट टू वोट देने की बात करता है बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। और उसके अलावा यह भी प्रोविजन है कि भारत का कोई भी सिटीजन होगा ना जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, या फिर यूं कहें कि जिसकी उम्र 18 से कम नहीं है, उनको आप राइट टू वोट का अधिकार देते हो। छोड़ करके इस बात को कि मान लो किसी कानून के तहत किसी का नाम काट दिया गया है, राइट टू वोट उससे छीन लिया गया कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या किसी भी वजह से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पर किसी के राइट टू वोट को हटा दिया गया। अदरवाइज 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र जिसकी भी है उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है। ये आर्टिकल 326 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है। अब इससे संबंध में क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा दो इंपॉर्टेंट लॉज पारित किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये दोनों एक्ट्स हमारे देश में इलेक्शंस को या फिर कहें वोटिंग को लेकर के जो भी प्रोसीडिंग होती है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास में राइट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है उसका सेक्शन 16 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन है, तो फिर उसको इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाएगा। और यही बेसिस था कि SIR जो है वो इस बात के लिए ही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि वोटर लिस्ट में जो कुछ भी गलत तरीके से लगे हुए नाम है उनको हटाया जाए। और रेफरेंस आपको ध्यान होगा कि 2002 में भी इस तरीके के SIR प्रोसीडिंग हुई थी, उसको रेफरेंस लेकर के यहां पर ये चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 19 ऑफ RP एक्ट 1950 ये कहता है कि कोई भी पर्सन 18 साल या उससे ज्यादा का है तो वो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसका एनरोलमेंट वोटर लिस्ट में होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो उसको एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के तौर पे देखा जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए या इलेक्टोरल रोल में एनरोल होने के लिए और कौन नहीं है। वहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 62 ये कहता है कि जिस भी इंडिविजुअल का इलेक्टोरल रोल में नाम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकेगा। मतलब ये कि राइट टू वोट एक्सरसाइज करने से संबंध में पहले आपको ये जो आपका
आरपी एक्ट 1950 है उसके तहत आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, तब आप वोटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आरपी एक्ट 1951 के तहत। इसके अलावा इसी सेक्शन में थोड़ा और डिटेल में बताई हुई है कि ये जो राइट है वो उस पर्सन के द्वारा एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अंडर आरपी एक्ट 1950। मतलब ये कि 1950 तो आपको एनरोल करने का तरीका बताता है और 1951 का जो एक्ट है वो आपको वोट देने का अधिकार देता है। तो इस तरीके का प्रोसेस हमारे यहां पर एक तरीके से डिफाइंड मैनर में है। अब सवाल यह आता है कि राइट टू वोट का स्टेटस क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें यह देखना होगा कि यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई राइट टू वोट का क्या स्टेटस है, किस तरीके से अभी तक कोर्ट की डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आई है। तो उनमें सबसे पहला केस 1952 में ही आ गया था, एनपी पोन्नुस्वामी केस। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी और उसने राइट टू वोट को एक स्टैट्यूटरी राइट बोल दिया। मतलब ये कि एक सिंपल पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया गया जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमने बोला, उसी के तहत अगर आप राइट टू वोट को डिफाइन होते हुए देखो तो बोले केवल ये स्टैट्यूटरी राइट है। ये बात 1951 में हुई। फिर ज्योति बसु केस आया 1982 में, उसमें भी कोर्ट ने ये बात रीइटरेट की, दोबारा से ये बात बोल दी कि भाई राइट टू वोट जो है ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही कोई कॉमन लॉ राइट है, ये एक सिंपल स्टैट्यूटरी राइट है। इसका मतलब एक ऑर्डिनरी कानून के बेसिस पर दिया हुआ अधिकार है। फिर आते हैं, फिर और कई केसेस आए जिसमें पीयूसीएल केस आया 2003 में, जिसमें जस्टिस पीवी रेड्डी केस जो था, जस्टिस पीवी रेड्डी ने यह ऑब्जर्वेशन दिया कि राइट टू वोट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा राइट है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में थर्ड में आपका एंश्राइन नहीं है, बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स में आपको इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मतलब स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरफ आप मूव कर गए। फिर 2006 में कुलदीप नैयर केस आया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन दिया कि राइट टू वोट जो है स्टैट्यूटरी राइट ही है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से वापस किस में आ गए आप, स्टैट्यूटरी राइट में। फिर आप आ जाइए राजबाला केस 2015, एक डिवीजन बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, उनके द्वारा पीयूसीएल केस का जो मामला था उसी को कंटिन्यू करते हुए कह दिया कि राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब अगेन स्टैट्यूटरी से आप किस पे आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल में। अब 2023 में अनूप बर्णवाल केस की बात करते हैं। उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन, सीधी बात है, नंबर्स ऑफ जजेस एक बेंच में बैठे, तो उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन मतलब एक तरीके का वर्डिक्ट मानिए आप, वर्डिक्ट जो है उसमें यह कहा गया कि राइट टू वोट जो है वो केवल एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो करंट अगर स्टेटस आपसे कोई पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के या वर्डिक्ट्स के बेसिस पे अभी लेटेस्ट वन जो स्टेटस है दैट इज स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी मतलब एक ऑर्डिनरी लॉ लाया गया, जैसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951 दोनों के आधार पर हमने पूरी प्रोसीडिंग देखी, तो स्टैट्यूटरी राइट के तौर पे इसको कंसिडर किया हुआ है। स्टैट्यूटरी बोल दो या फिर इसको लीगल राइट भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे में अब देखो, अजय रस्तोगी जी का जब ओपिनियन आया, जब ये बेंच थी ना अनूप बर्णवाल वाले केस की हम बात कर लें 2023 में, इस केस में इनके द्वारा, अब सीधी बात है मेजॉरिटी ओपिनियन तो आ गया, वो तो चलो ठीक है स्टैट्यूटरी राइट देगा, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई बेंच बैठती है और अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की बेंच, ठीक है, और वो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो जो जजेस डिसेंट करते हैं ना, मतलब जो मेजॉरिटी बोल रही है वो तो वर्डिक्ट हो गया, बाकी जो जजेस है जो अगेंस्ट में भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, कुछ और ही मामला होना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनूप बर्णवाल केस में वहां पर जस्टिस अजय रस्तोगी जी के द्वारा कहा गया कि देखो हम थोड़ा सा राइट टू वोट को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें तो एक सिटीजन अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज करता है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के बेसिस पर चलने वाला है। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल अपना राइट एक्सरसाइज करके किसी भी कैंडिडेट के फेवर में या अगेंस्ट में अगर वोट देता है तो वो अपना एक एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ऐसे में एक फंडामेंटल राइट हुआ कि नहीं, आप ये बताइए। ये बात इनके द्वारा जस्टिस अजय रस्तोगी जी के द्वारा 2023 में अनूप बर्णवाल केस में बोली गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि राइट टू वोट को इस तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से ओपिनियन दिया। फिर कहा कि राइट टू वोट जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसका मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कि जिस भी पार्टी की अभी गवर्नमेंट चल रही है उस पार्टी के हारने के चांसेस आपको पूरे पूरे दिखाई दे कि यार ये भी हार सकती है, वही आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सबसे बड़ा स्टैंप है।
कि सीधी बात है, रूलिंग पार्टी के हारने के अगर डाउट भी बन रहे हैं ना कि यार हार सकती है अब की बार, इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहां पर होते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो बोले ये तो आप देखो कि जब एक इंडिविजुअल वोट एक्सरसाइज करता है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर पे हम कंसिडर करें, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। आप कैसे इसको केवल स्टैट्यूटरी राइट बोल सकते हो? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर और डिटेल में जाएं तो फंडामेंटल राइट के तौर पे देखना चाहिए। बट अगेन मेजॉरिटी ओपिनियन स्टैट्यूटरी राइट की तरफ चली गई, जो हमने ऑलरेडी देख किया। इसके अलावा जय रस्तोगी जी के द्वारा कहा गया कि फंडामेंटल राइट भी नहीं कंसिडर करो, तो आप ये बताओ आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो अपने आप में एक तरीके से वोटिंग अधिकार दे रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे कंसिडर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इस बात को कंसिडर कर सकता है, और इसमें यह देखने वाली बात है कि राइट टू वोट क्या अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेन बन पाएगा या फिर स्टैट्यूटरी राइट ही रहेगा। यह ओपिनियन हमें देखने की अभी वेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यह पूरा एक इशू है जो आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, और एसआईआर का मामला है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ। भाई सीधी बात है, सॉइल कंजर्वेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम अर्बन रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिटीज की जो सॉइल है उस पर ध्यान देते हुए आर्टिकल है। आर्टिकल को लिखा है एन गणेश मूर्ति जी के द्वारा। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो दिसंबर 5 आज की बात हम कर रहे हैं, ये हम वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, और ये दिन जो है ये शुरू किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के अंडर में काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा। मेन टारगेट है कि सॉइल को कैसे भी हमें कंजर्व करना है, क्योंकि सॉइल ही एक ऐसी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर की, जहां से आप कोई भी चीज की शुरुआत देखते हैं, राइट। तो यहां पर हमें साइलेंट और लिविंग रिसोर्सेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2025 का जो वर्ल्ड सॉइल डे है उसकी थीम है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। इसीलिए हम सॉइल कंजर्वेशन फॉर रेजिलियंट सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जनरली हम सॉइल की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, रूरल एग्रीकल्चरल या फिर फार्मलैंड्स, कि भाई खेतों की जमीन का क्या हाल है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो शहरों की मिट्टी है वो किस कंडीशन में अभी चल रही है। जनरली हम शहरों की मिट्टी के लिए क्या देखते हैं, गंदी पड़ी है, आसपास में कचरा पड़ा रहता है, डर्टी डर्ट आसपास में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हमारे आसपास के गार्डन, पार्क्स, हमारे बैकयार्ड की बात कर लें, या फिर जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनकी मिट्टी की बात करें, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना होगा। और उसीलिए ये हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज का थीम अपनाया गया है इस साल। ठीक है, आज दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 56% लोग सिटीज में रहते हैं, बट वहां पर चैलेंजेस आप देखो, फूड इनसिक्योरिटी का है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फ्लड्स आती हैं, कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर फ्लडिंग, एक्सट्रीम हीट्स हमें देखने को मिलती है। तो बोले इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमें अर्बन सॉइल्स पर ध्यान देना होगा, और यही चीज हमारा आज के इस आर्टिकल का मेन थीम है। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो पिक्चर जनरली हम फार्म्स की देखते हैं, लेकिन अर्बन सॉइल्स पर हमें अटेंशन देना होगा। क्यों? आप खुद देखो कि जब हम कोई भी मान लो कि सिवरेज का एफ्लुएंट है या फिर जो भी हमारी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो हम छोड़ते हैं सीधा मतलब मिट्टी में, तो मिट्टी एक फिल्टर का काम करती है। जो भी पानी आता है रेन की वजह से उसको फिल्टर करके परकोलेट करवा करके और हमारे ग्राउंड एक्वीफर्स तक पानी पहुंचता है, तो फिल्टर का काम करती है। नेचुरल स्पॉन्ज का काम करती है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको ऊपर के ऊपर रख करके नीचे का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखना। कार्बन सिंक के तौर पे आप देखो आसपास में जो भी हमारे फॉरेस्ट्री है या फिर जो भी ट्रीज हमें देखते हैं, तो वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम तो कर ही रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हमें रेजिलियंट सिटीज बनानी है, तो हमें इस सॉइल वाले एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को मैनेज और कहते ना कि हेल्दी बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि आज आप खुद देखो कि कितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, और अगर उस पर हम अटेंशन दे दें तो वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और वो जो सर्विसेज हमें मिलती है हमारे इकोसिस्टम से, चाहे वो एकदम फ्रेश एयर की बात करें या फिर एक ग्रीन एनवायरनमेंट जहां से हमें एक तरीके से विटामिन एन मिलता है, ठीक है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का, तो वो चीजें हम और ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर हमें समझना होगा
कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अपने आप में सॉइल इन अर्बन एरियाज के द्वारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम हीट इश्यूज। आपको पता है आजकल सिटीज क्या बन चुकी हैं, हीट आइलैंड्स, क्योंकि आसपास के एरिया से अगर हम सिटी में एंटर होते हैं तो आपको इजीली कुछ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज ही दिखेगा। अभी सर्दियों का टाइम है तो आप एक्सपीरियंस ये चीज कर सकते हैं, एक तो सिटी के बाहर जाओ तब आपको ठंड मिलेगी, अंदर आओगे तो एकदम से थोड़ी सी यूं लगेगा कि ये थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है। ठीक है, तो हेल्दी सॉइल रहेगी तो हेल्दी वेजिटेशन कवर मिलेगा हमें, हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी उतनी ज्यादा, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंटेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैप्चर करने की क्षमता भी डेवलप होगी। तो ये एक तरीके से नेचुरल एयर कंडीशनर डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो पहला रोल आप समझिए कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम हीट को एब्जॉर्ब करने में कितना हेल्प कर रही है अर्बन सॉइल्स। नंबर 2, फ्लड्स और वाटर मैनेजमेंट में आप देखो, बरसात जब आती है, आजकल तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल कितना ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, तो ऐसे में एक तरफ तो कंक्रीट और या फिर आपका एसफल्ट से बनी हुई जो हमारी डामर की रोडें हैं वो है, और दूसरी तरफ पेवमेंट से साइड में जहां पर कच्ची रोड है या फिर कच्चा मामला है, मिट्टी है, तो वहां पर पानी आराम से परकोलेट करके नीचे चला जाता है, वहां पर फ्लड्स का इतना असर नहीं है। जबकि जो हाईली डेवलप्ड रीजन जिनको हम बोलते हैं वहां पर पानी भर जाता है रोड पर। तो हमें ये समझना होगा कि सिटीज में अगर हम रेनफॉल को अगर मैनेज करना चाहें, फ्लड्स को मैनेज करना चाहें, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिटीज की जो सॉइल है वो ही है। इसके अलावा स्पॉन्ज के तौर पे काम मैंने बताया कि फिल्टर का रोल प्ले करती है ना। इसके अलावा ग्राउंड वाटर सप्लाई में भी हेल्प करती हैं, तो दूसरा रोल आ गया। तीसरा रोल आप देखो कि अर्बन फूड सिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को कितना हेल्प मिलती है। देखो आज के टाइम पर जिस तरीके से हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर हमारी पॉपुलेशन लगातार इस तरीके से होती चली जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है कि हम चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं, तो चीजें फिर गांव में बोई जाती हैं, वहां से ग्रो होकर के सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वो फिर आती हैं सिटीज तक, फिर हम वहां कंज्यूम करते हैं। इसके बजाय अगर हम हमारे बैकयार्ड में, रूफ टॉप पर या आसपास में जहां पर भी हमें थोड़ा बहुत कहते ना कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत खेती करने का मौका मिले, तो वहां से हमारी शॉर्ट डिस्टेंस पे सप्लाईज इंश्योर हो सकती है। तो इसके लिए अगेन हमें फर्टाइल सॉइल्स की रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जब सॉइल की बात आती है तो सॉइल के लिए तो सिंपल सा ये है कि आप थोड़ा सा सॉइल को उठा करके मिट्टी अपनी पूरी कहते ना कि हथेली में भी ले लोगे तो उसमें इतने ज्यादा माइक्रोब्स मिल जाएंगे जो कि पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। सो द पॉइंट इज कि हमें यह देखना होगा कि सॉइल कैसे बायोडाइवर्सिटी और फूड सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प कर रही है। तो क्यों ना हम अर्बन सॉइल के ऊपर भी अटेंशन ज्यादा पे करें। ठीक है, हम अर्थवॉर्म्स का इनका यूज करें, पॉलिनेटर्स की बात करें तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो इसमें आपकी अर्बन सॉइल का सीधा रोल है। फिर चौथा पॉइंट बताया जा रहा है कि विटामिन एन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप नेचर के साथ में इंटरेक्ट करो, आप गार्डनिंग करो, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि स्ट्रेस कम हो रही है, एंजाइटी कम हो रही है, इवन आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो क्यों ना हम अर्बन सॉइल को, जो कि एक डिस्कार्डेड नेचुरल रिसोर्स है, बहुत हद तक ध्यान नहीं देते हैं, इस पर अगर ध्यान दे लिया जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, विटामिन एन का मतलब एनहेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग बाय इंटरेक्टिंग विद नेचर, है ना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सॉइल्स हैं उन सॉइल्स को तो हमें इंप्रूव करना ही है, लेकिन अर्बन सॉइल पर अगर हम ध्यान दें तो सस्टेनेबिलिटी थोड़ी और ज्यादा इंश्योर हो सकती है। तो अब देखो अर्बन सॉइल्स जो हैं उनके लिए चैलेंज क्या आ रहा है। रोल हमने देख लिया, अब चैलेंज आ रहा है कंटामिनेशन का। आप देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता है, मिट्टी की क्वालिटी बिगड़ जाती है। कंस्ट्रक्शन आप इतना ज्यादा कर देते हो जिसकी वजह से जो सॉइल का एक रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो सड़क के नीचे या कंस्ट्रक्शन के नीचे दब के रह जाता है, कंक्रीट के नीचे। तो वो इकोसिस्टम हमेशा डिक्लाइनिंग मोड में रहता है। फिर इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की कमी आ रही है, हम सीलिंग पे ज्यादा जा रहे हैं, सील कर रहे हैं चीजों को। मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल एक्सपोज ही नहीं हो पा रही है हवा के साथ में। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट हमें क्या दिखता है, प्लांट्स की ग्रोथ में, फूड सेफ्टी हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इकोसिस्टम जो है सॉइल से रिलेटेड वो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये जो थीम है 2025 की, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आज के समय में।
तो हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, ये कैंपेन आज के समय में चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटी प्लानर हो, या फिर कम्युनिटी ग्रुप, या हर एक रेजिडेंट, इवन मैं और आप, हम सब के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास में अगर हम शहरों में आ गए तो सॉइल कंजर्वेशन पे काम किया जाए। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप अर्बन सॉइल रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन पे काम करिए। इसमें क्या हो सकता है? आप कंपोस्ट की एडिशन कर सकते हो, सॉइल की प्रॉपर टेस्टिंग करवाओ, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं कि सॉइल की टेस्टिंग करवा ली, पता पड़ा कि इसमें ये XYZ आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो आप उसमें सप्लाई करवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा सॉइल सीलिंग को हमें लिमिट करना होगा। ऐसा नहीं कि हर चीज, अब सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या देखने को मिलती है कि लोग घरों के बाहर भी, जैसे मान लो रोड है, खाली रास्ता है, रोड तो चलो ठीक है पेवमेंट हो गया, बट साइड में जो खुली हुई मिट्टी रहती है उसको भी लोग सीमेंट से कवर करा देते हैं, तो वो चीजें फिर बाद में सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही हैं। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड आ जाइए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रोमोट करना होगा, सॉइल बेस्ड सॉल्यूशंस को हमें प्रोमोट करना होगा, जैसे पार्क, रेन गार्डन, ट्री बेल्ट्स, ये डेवलप किए जाए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो उसमें ग्रीनरी का रोल अपने आप बढ़ेगा, तो वो डेफिनेटली आउटकम पॉजिटिव ही देगा। थर्ड, हम अर्बन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी और बैकयार्ड गार्डनिंग को प्रोमोट करें ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा कि जब आप फ्री टाइम में अपने ही घर में सब्जियां, फल ये उगाओगे, तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली आपको एक रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा उससे। तो क्यों ना हम एक एक इंडिविजुअल को प्लांटेशन की तरफ थोड़ा सा पुश करें कि ज्यादा भी नहीं तो चलो ठीक है आप बालकनी में ही कर लो, थोड़ा बहुत तो करो, जिससे आपकी एयर भी फ्रेश होती रहेगी। चौथा, हम काम कर सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल सॉइल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पर हमें जाना होगा, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे, इन पे हमारे रिलायंस है उसको रिड्यूस किया जाए, नेटिव स्पीसीज की प्लांटिंग ज्यादा की जाए, ना कि एक्सोटिक स्पीसी जो कि आकर के फिर बाद में इन्वेजिव स्पीसी के तौर पे कंसिडर हो। मल्चिंग को प्रोमोट कर सकते हैं जिससे कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो खत्म ना हो। पांचवा सजेशन ये है कि सॉइल लिटरेसी और कंपोस्टिंग को प्रमोट करना होगा। जैसे कि स्कूलों में आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराओ जहां पर स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस आए और टीचर्स जो हैं वो एक तरीके से हार्बिंजर के तौर पे काम करें सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। तो सॉइल टेस्टिंग वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज स्कूल लेवल पे कराई जाए। किचन का जो वेस्ट होता है उसको कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप छोटी सी बात करो कि चाय की पत्ती जो होती है, चाय पत्ती आपने यूज की, उसके बाद में जो यूज वो मटेरियल है ना, वो सबसे ज्यादा एक तरीके से गजब का फर्टिलाइजर के तौर पे कंसिडर होता है कि चाय पत्ती, चाय बनने के बाद में जो बचा हुआ स्टफ है वो आप पेड़ पौधों की जड़ों में डालो, क्या क्वालिटी आपको आउटपुट मिलेगा गजब। ऑटोमेटिकली सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के 5 दिसंबर का ये दिन ये साफ साफ मैसेज दे रहा है, सिटीज का मतलब ये नहीं है, या हम कहें कि रेजिलिएंट सिटी का मतलब ये नहीं है कि केवल आप स्टील और कंक्रीट पे चलो। आपको वहां पर सॉइल पर भी ध्यान देना होगा, और जितनी ज्यादा हमारी सॉइल ब्रीथ करेगी उतना ही सस्टेनेबल हमारी अर्बन लाइफ हो पाएगी। तो सिटीज को सेफ गार्ड करना है, हमारी हेल्थ अच्छे से रखनी है, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। हेल्दी सिटीज, सीधी बात है, हेल्दी सॉइल पे डिपेंड करती है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां पर एक इंडिविजुअल से लेकर के कम्युनिटी से लेकर के आपकी सरकार, सबका रोल यहां पर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, दोनों यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।